फ्रेंड्स, वेलकम है आपका ऑनलाइन लर्निंग की प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपको यूपी टेट में आने वाले सीडीपी के टॉपिक्स पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, जो आपका लेवल 1 और लेवल 2 यानी प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल दोनों में ही काम आएगा। तो चलिए मैं आपको सीडीपी के वो टॉपिक दिखा दे रही हूँ जो हमारे एग्ज़ाम में आएंगे और मैं उसी से रिलेटेड पढ़ाना स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ 30 नंबर का सीडीपी आएगा। ठीक है, जिसमें पहला पॉइंट है आपका बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बाल विकास। ठीक है, बाल विकास के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। तो बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता, क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मकता क्षमता का विकास। साथ ही हम देखेंगे बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालयी संचार माध्यम। तो फ्रेंड्स, आपको ये टॉपिक कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक जगह पर आपका सिलेबस वाइज पूरा कंप्लीट कराने जा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए मेरे वीडियो को देखते रहिए, ऐसे ही बने रहे मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बाल विकास, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो बाल विकास में वृद्धि तथा विकास का टॉपिक आता है, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो चलिए देखते हैं ग्रोथ और विकास होता क्या है। ठीक है, हर बालक के जीवन में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तन होते हैं, लेकिन इन परिवर्तनों की गति और मात्रा अलग अलग होती है। आप देखेंगे कि 2 साल का जो बच्चा होता है, चाहे 3 साल का या 1.5 साल का बच्चा, देखेंगे 1.5 साल के जो सेम उम्र के बच्चे होते हैं या 2 साल के, 3 साल के, देखेंगे कि एक की ऊंचाई जो है, मतलब एक का हाइट ज़्यादा है तो एक की हाइट कम है। तो इसे हम क्या कहेंगे? शारीरिक परिवर्तन। ठीक है, वहीं आप देख सकते हैं कि 2 साल के बच्चे की सीखने की क्षमता जो है 3 साल वाले से ज़्यादा है। तो कह सकते हैं ये क्या है? मानसिक परिवर्तन है। ठीक है, और यही सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य है यहाँ पे कि बच्चा कुछ बच्चे होते हैं कि जल्दी समाज से इंटरेक्ट हो जाते हैं, मतलब लोगों से मिलना जुलना हो जाता है, लोगों से बात करना हो जाता है। बट वही कई बच्चे होते हैं जो संकोच करते हैं। तो ये हमारा कैसा परिवर्तन हो गया? सामाजिक परिवर्तन। ठीक है, इन परिवर्तनों को हम 2 भागों में समझ सकते हैं। पहला है वृद्धि और दूसरा है विकास, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ क्या होता है? वृद्धि से अभिप्राय है शारीरिक अंगों और कोशिकाओं में आकार, लंबाई, चौड़ाई और भार में होने वाले परिवर्तन। तो वृद्धि से तात्पर्य क्या हुआ? शारीरिक अंगों और कोशिकाओं में आकार, लंबाई, चौड़ाई और भार में होने वाले परिवर्तन। कह सकते हैं कि जो वृद्धि होता है उसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी उसे हम नाप सकते हैं। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? तो इसकी विशेषताएं होती हैं, इसे मापा जा सकता है। ठीक है, जैसे लंबाई आप माप सकते हैं, वजन माप सकते हैं, सिर की परिधि भी आप क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। ठीक है, सेकंड है आपका केवल शारीरिक, ओनली फिजिकल। इसमें सिर्फ शरीर के आकार और अंगों का विस्तार आता है, मानसिक या सामाजिक गुण नहीं। ठीक है, इसमें जो आप नाप सकते हैं वो क्या नाप सकते हैं? शरीर के आकार को और अंगों के विस्तार को, लेकिन मानसिक या सामाजिक गुण को आप नहीं नाप सकते हैं। तीसरा है परिमाणात्मक। इसे अंकों और मापदंडों में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में आप इसे व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, सीमित अवधि यानी लिमिटेड पीरियड। ये एक निश्चित आयु तक चलती है, जैसे लगभग 18 से 20 उम्र की आयु तक। आप कह सकते हैं कि जो वृद्धि होती है वह एक निश्चित सीमा तक चलती है। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा 1 साल में 2 किलो वजन बढ़ा लेता है और उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, तो यह ग्रोथ कहलाएगी, क्योंकि इसे तौला और मापा जा सकता है। और यहीं आप देखेंगे वृद्धि की परिभाषाएं, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन परिभाषाओं से भी आ जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। पहला है फ्रैंक के अनुसार। ठीक है, वृद्धि से अभिप्राय कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि। सेकंड, मुनरो ने कहा कि वृद्धि से तात्पर्य शरीर के आकार और भार में होने वाली वृद्धि है। तो आप समझ सकते हैं कि फ्रैंक ने क्या कहा? कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि ही क्या होती है? वृद्धि होती है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि। और मुनरो ने क्या कहा कि वृद्धि से तात्पर्य शरीर के आकार और भार में होने वाली वृद्धि से है। ठीक है, यहाँ बॉडी साइज से कह रहा है। नेक्स्ट, सोरेनसन।
अभिवृद्धि से आशय शरीर तथा शारीरिक अंगों में भार तथा आकार की दृष्टि से वृद्धि होना है, ऐसी वृद्धि जिसका मापन संभव हो। नेक्स्ट, विकास यानी डेवलपमेंट। विकास केवल बाहरी बदलाव जैसे ऊंचाई और वजन ही नहीं है, बल्कि यह भीतर की बदलाव को भी शामिल करता है, जैसे सोच, भावनाएं और व्यक्तित्व। ठीक है, इसलिए विकास में हमेशा दो तरह के परिवर्तन होते हैं। विकास में कैसे परिवर्तन होते हैं? तो दो तरह के होते हैं। पहला है मात्रात्मक, दूसरा है गुणात्मक। मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव और गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव। ठीक है, मात्रात्मक आप देखेंगे, जहाँ आप देख रहे थे वृद्धि में सिर्फ मात्रात्मक हो रहा था लेकिन गुणात्मक नहीं हो रहा था। ये मेन डिफरेंसेस आप याद रखिएगा। मात्रात्मक, ये बदलाव संख्या या माप में दिखाई देता है। ठीक है, यानी आप इसका मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसे ऊंचाई बढ़ना, वजन बढ़ना, शरीर के अंगों का आकार बदलना। अब देख सकते हैं गुणात्मक, ये बदलाव व्यक्ति के अंदरूनी गुणों और क्षमताओं में होते हैं। इन्हें मापा नहीं जा सकता, केवल देखा या अनुभव किया जा सकता है। उदाहरण, सोचने समझने की क्षमता में सुधार, भावनाओं का विकास। नेक्स्ट, व्यक्तित्व का परिपक्व होना। इसमें आप देखेंगे जो विकास होता है इसमें क्या होता है? व्यक्तित्व का परिपक्व होना, दूसरों से संबंध बनाने की क्षमता। ठीक है, यह किस में आ जाएगा? गुणात्मक परिवर्तन में। एग्जाम्पल, बच्चा 4 साल की उम्र में 15 किलो का था और 10 साल की उम्र में उसका वजन 35 किलो का हो गया। यह मापने योग्य है। ये क्या हो गया? मापने योग्य है, यानी क्वांटिटेटिव चेंजेस है, यानी मात्रात्मक परिवर्तन है। वही बच्चा पहले केवल माँ से प्यार जताता था, लेकिन अब दोस्तों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गहरे संबंध और भावनाएं दिखाता है। यह मापने योग्य नहीं है, बल्कि अनुभव करने योग्य है। तो ये कैसी चेंजेस है? क्वालिटेटिव चेंजेस, यानी गुणात्मक परिवर्तन। विकास वह पैटर्न है जिसमें बदलाव होते हैं। ये बदलाव है प्रगति होते हैं, यानी आगे बढ़ने वाले। सेकंड, क्रमबद्ध होते हैं, यानी एक निश्चित क्रम में। विकास कैसा होता है? प्रगति होता है इसमें। ठीक है, क्रमबद्ध होता है। नेक्स्ट, अनुमानित होते हैं ये, यानी जिनका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। ठीक, विकास की प्रक्रिया, यह गर्भाधान से शुरू होती है। जब बच्चा गर्भ में रहता है तभी से ये विकास की प्रक्रिया क्या होती है? शुरू हो जाती है। और कब तक चलती है? पूरे जीवन तक। इसमें वृद्धि और वृद्धावस्था में गिरावट दोनों शामिल है। अब हम परिभाषाएं देख लेंगे, यानी डिफिनेशन। स्किनर के अनुसार विकास एक निरंतर और क्रमिक प्रक्रिया है। विकास क्या है? एक निरंतर और क्रमिक प्रक्रिया है। क्रो के अनुसार, ठीक है, विकास केवल वृद्धि से संबंधित नहीं है, बल्कि उन व्यवहारों में होने वाले परिवर्तनों से भी जुड़ा है जो पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट, हरलॉक के अनुसार विकास नई विशेषताओं और नई क्षमताओं में परिणत होता है, यानी बदलता है। विकास में होने वाले बदलावों के प्रकार। विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यानी मल्टी डायमेंशनल है, जिसमें कई प्रकार के बदलाव शामिल होते हैं। ये सभी आपस में जुड़े रहते हैं और मिलकर व्यक्ति की पूर्ण प्रगति करते हैं। पहला है जैविक बदलाव। ये शरीर से संबंधित होते हैं। अगर पूछा जाए कि बायोलॉजिकल चेंजेस क्या होता है, तो आप बताओगे ये बॉडी से रिलेटेड होता है। एग्जाम्पल, ऊंचाई और वजन में परिवर्तन, मस्तिष्क, हृदय और फेफड़ों का विकास। कारण मुख्य रूप से वंशानुगत गुण और शरीर की परिपक्वता। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक बदलाव। ये किस में हो रहे हैं सारे चेंजेस? तो विकास में। यह सोचने समझने की क्षमता से संबंधित है। संज्ञानात्मक बदलाव किससे संबंधित है? तो सोचने समझने की क्षमता से संबंधित है। इसमें शामिल होते ध्यान केंद्रित करना, स्मृति यानी मेमोरी, सीखना, लर्निंग, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नई अवधारणाओं को समझने की क्षमता। उदाहरण, बच्चा बोलना सीखता है, किशोर जटिल गणित हल करना सीखता है। सामाजिक भावनात्मक बदलाव। नेक्स्ट चेंजेस क्या देख सकते हैं? सामाजिक भावनात्मक बदलाव। नेक्स्ट आप कह सकते हैं सामाजिक भावनात्मक बदलाव। इसके अंतर्गत यह हमारे दूसरों के साथ संबंध और भावनाओं से जुड़े होते हैं। उदाहरण, बच्चा अपनी माँ को गले लगाता है, किशोर खेल हारने पर उदास हो जाता है। ये कैसा बदलाव है? तो ये सामाजिक भावनात्मक बदलाव है। अगर यही बच्चा जीत गया होता तो बच्चा खुश हो जाता। ठीक है, तो ये कैसा बदलाव है? सामाजिक भावनात्मक बदलाव। किसके अंतर्गत आता है? तो विकास के अंतर्गत।
जीवन काल आधारित विकास की विशेषताएं। विकास कब तक होता है? तो विकास जीवन भर होता है, यानी विकास गर्भाधान से शुरू होकर मृत्यु तक चलता है। इसमें सकारात्मक बदलाव और नकारात्मक बदलाव दोनों होते हैं। यह प्रक्रिया गतिशील होती है। उदाहरण, बचपन में बोलना सीखना, यानी ये कैसा बदलाव हो गया? पॉजिटिव। और बुढ़ापे में स्मृति कम होना, ये कैसा बदलाव हो गया? नेगेटिव। नेक्स्ट, विकास एकीकृत होता है। विकास कैसा होता है? एकीकृत होता है, यानी यह बायोलॉजिकल और कॉग्निटिव दोनों होता है, यानी जैविक और संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक प्रक्रियाएं आपस में जुड़ी होती हैं। तो विकास कैसा होता है? एकीकृत होता है। इसमें जैविक, संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक की जो प्रक्रियाएं होती हैं आपस में जुड़ी होती हैं। उदाहरण, मस्तिष्क का विकास, सोचने की क्षमता, रिश्ते और भावनाएं। नेक्स्ट, विकास बहुआयामी होता है। कैसा होता है? बहुआयामी, यानी मल्टी डायरेक्शनल होता है। किसी आयाम के कुछ हिस्से बढ़ते हैं तो कुछ घटते हैं। उदाहरण, उम्र के साथ अनुभव बढ़ता है लेकिन शारीरिक गति क्या होती है? कम होती है। नेक्स्ट, विकास लचीला होता है। मानसिक और व्यवहारिक विकास में बदलाव संभव है। लचीलापन जो होता है हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। उदाहरण, वृद्धावस्था में भी नई भाषा सीखना संभव है। नेक्स्ट, विकास ऐतिहासिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां विकास को प्रभावित करती हैं। उदाहरण, स्वतंत्रता संग्राम के समय की युवाओं की सोच बनाम आज की युवाओं की सोच। नेक्स्ट, विकास बहुअनुशासनात्मक है, यानी मल्टी डिसिप्लिनरी है। विकास को मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, चिकित्सा और शिक्षा जैसे कई अनुशासन मिलकर समझाते हैं। नेक्स्ट, विकास संदर्भों पर निर्भर करता है। व्यक्ति अपने वंशानुगत, भौतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों से प्रभावित होता है। उदाहरण, माता पिता की मृत्यु, दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा जीवन की दिशा बदल सकती है। नेक्स्ट, विकास संचयी होता है। विकास पहले के अनुभव और सीख पर आधारित होता है। उदाहरण, बचपन में सीखी भाषा आगे चलकर पढ़ाई और संचार में बदल जाती है, यानी पढ़ाई और संचार में मदद करती है। अगर आप लैंग्वेज ही नहीं सीख पाओगे तो कहाँ से आप पढ़ पाओगे? ठीक है, मतलब जो बचपन में बच्चा मदर टंग सीखता है, ठीक है, वही चल करके आगे पढ़ाई में यूज करता है, ठीक है, उसी के द्वारा वो सीखता है। नेक्स्ट, विकास के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। विकास में परिपक्वता और अधिगम दोनों का योगदान होता है। ठीक है, परिपक्वता यह एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है जो शरीर और मस्तिष्क के स्वाभाविक जीवन को नियंत्रित करती है। यह जीवन में किसी विशेष समय पर अपनी क्षमता स्वतः प्रकट करती है। अधिगम यह जीवन भर चलता है। अधिगम कब तक चलता है? तो लाइफ लॉन्ग चलता है। अनुभव और पर्यावरण से नए ज्ञान और क्षमताएं प्राप्त होती है, जैसे डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, विकास का एक सिद्धांत है कि विकास निरंतर प्रक्रिया है। विकास जन्म से मृत्यु तक लगातार चलता है। यह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक बदलावों के रूप में प्रकट होता है। हर चरण अनुभवों और पर्यावरण से प्रभावित होता है। ठीक है, तो विकास कब तक चलता है? जन्म से लेकर मृत्यु तक। ठीक है, इसमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक बदलाव होते रहते हैं। नेक्स्ट, विकास क्रमबद्ध और क्रमिक प्रक्रिया है। विकास क्या है? क्रमबद्ध और क्रमिक प्रक्रिया है। ठीक है, क्रमिक होता है। पहला, विकास सुसंगत होता है। उदाहरण, बच्चे पहले खड़े होते हैं, फिर चलना सीखते हैं, फिर दौड़ना सीखते हैं। नेक्स्ट, शारीरिक विकास में भी क्रम रहता है। बच्चा पहले सिर हिलाता है, फिर हाथ, फिर पैर। ठीक है, नेक्स्ट, सामान्य से विशिष्ट की ओर। विकास पहले सामान्य गतिविधियों से शुरू होता है और धीरे धीरे विशेष कार्यों की ओर बढ़ता है। उदाहरण, बच्चे पहले पूरे शरीर से हिलते हैं, बाद में किसी वस्तु को पकड़ना सीखते हैं। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए तो कि विकास जो होता है वह विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है या सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो आप क्या लगाओगे आंसर? तो आंसर लगाना सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। ओके, नेक्स्ट है आपका विकास की दर में भिन्नता। सभी बच्चों का विकास एक समान गति से नहीं होता।
उदाहरण, हाथ और पैरों का विकास जल्दी होता है लेकिन चेहरे और कंधों का विकास धीरे होता है। परिपक्वता और अधिगम पर निर्भरता। विकास जैविक विकास और अनुभव व पर्यावरण से अधिगम दोनों प्रभावित होते हैं। विकास की दिशा और पैटर्न। विकास हमेशा एक निर्धारित दिशा में होता है। ठीक है, जैसे पहला है सिर से पैर तक। सिर पहले विकसित होता है, फिर निचले अंग। नेक्स्ट, केंद्र से बाहर। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको ध्यान देना कि विकास जो होता है पहले सिर से पैर तक होता है। ठीक है, फिर केंद्र से बाहर। शरीर के बाहरी केंद्र, शरीर के केंद्र जैसे सीना, कंधे पहले विकसित होते हैं। जो शरीर के केंद्र होते हैं जैसे सीना हो गया, कंधा हो गया, ये पहले विकसित होते हैं। फिर बाहरी अंग जैसे हाथ, पैर और उंगलियां आपकी विकसित होती है। विकास की पूर्वानुमानिता। विकास का एक निश्चित पैटर्न होता है जैसे मोटर कौशल और भाषाई विकास। हालांकि यह जैविक और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होता है। नेक्स्ट, सामाजिक अपेक्षाएं। विकास में समाज के नियम, परंपराएं और मूल्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण, बच्चे सामाजिक व्यवहार सीखते हैं जैसे सम्मान और सहयोग। नेक्स्ट, विकास में खतरे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सामाजिक अपेक्षाएं। विकास में समाज के नियम, परंपराएं और मूल्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण, बच्चे सामाजिक व्यवहार सीखते हैं जैसे सम्मान और सहयोग। नेक्स्ट, विकास में खतरे। शारीरिक, मानसिक या पर्यावरणीय खतरों से विकास प्रभावित हो सकता है। उदाहरण, तनाव, उपेक्षा, नकारात्मक प्रभाव। ठीक है, नेक्स्ट, खुशी में विभिन्नताएं। विभिन्न विकासात्मक चरणों में खुशी का स्तर अलग होता है। जैसे बचपन जो होता है वो सबसे खुशहाल होता है, लेकिन वहीं आप किशोरावस्था देखोगे तो वो चुनौतियों से भरा समय होता है और बच्चों की पालन पोषण पर यह निर्भर करता है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, यानी व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या हैं? हर व्यक्ति का विकास अद्वितीय होता है, यानी यूनिक होता है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विशेषताएं अलग होती हैं। यह व्यक्तिगत अनुभव, पर्यावरण और जैविक संरचना पर निर्भर करता है। वृद्धि और विकास के बीच सभी महत्वपूर्ण अंतर। पहला है अभिवृद्धि यानी ग्रोथ। शरीर की संरचना या आकार बढ़ने की प्रक्रिया को वृद्धि कहते हैं। और विकास में आप देख सकते हैं क्या अंतर है। अनुभव और अभिप्रेरणा के आधार पर होने वाले क्रमिक परिवर्तनों को विकास कहते हैं। तो देख सकते हैं कि जो शारीरिक संरचना होती है उसमें जो भी आकार बढ़ता है, जो शेप हमारा बढ़ता है या कम होता है, उसे हम वृद्धि कहते हैं। और यही विकास में जो मोटिवेशनल चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे ज्ञान का बढ़ना घटना, वृद्धावस्था में उम्र तो ज़्यादा होती है पर जो स्मृति का स्तर होता है वो कम होता जाता है। तो ये क्या हो गया? विकास। नेक्स्ट, वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन से संबंधित होती है। वृद्धि किससे संबंधित होती है? तो केवल शारीरिक परिवर्तन से। वहीं विकास जो होता है वह संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तन शामिल होते हैं। वृद्धि मात्रात्मक होती है, जैसे ऊंचाई, भार में वृद्धि, ठीक है, जिसे हम नाप सकते हैं। और यही विकास देखेंगे आप, विकास जो होता है वह मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक दोनों होता है। वृद्धि बाह्य होती है और इसे मापा जा सकता है। विकास बाह्य और आंतरिक दोनों होता है और इसे सीधे मापा नहीं जा सकता। वृद्धि एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाती है। विकास जीवन भर चलता रहता है। वृद्धि अनियंत्रित हो सकती है और सभी अंग समान गति से नहीं बढ़ते। यानी वृद्धि जो होती है वह अनियमित हो सकती है और सभी अंग समान गति से नहीं बढ़ते। वहीं विकास निश्चित क्रम में होता है। वृद्धि कोशिका विभाजन और ऊतकों के निर्माण के कारण होती है। विकास परिपक्वता और पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के कारण होता है। वृद्धि देखेंगे स्ट्रक्चरल होता है, यानी संरचनात्मक पक्ष से संबंधित होता है, यानी इसका एक स्ट्रक्चर होता है। और विकास जो होता है वो फंक्शनल होता है, यानी कार्यात्मक पक्ष से संबंधित होता है। वृद्धि का संबंध केवल शरीर के कुछ भागों से होता है
और वहीं विकास जो होता है उसका संपूर्ण शरीर, मानसिकता, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करता है। वृद्धि विकास का एक भाग है। विकास संपूर्ण जैविक और मानसिक संगठन में परिवर्तन लाता है। वृद्धि से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। वृद्धि आनुवंशिक और पोषण पर अधिक निर्भर करती है। विकास आनुवंशिकता, सामाजिक परिवेश यानी सोशल इन्वायरमेंट, शिक्षा, एजुकेशन और अनुभव यानी एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है। ठीक है, वृद्धि जो होता है वो जेनेटिक होता है और न्यूट्रिशनल होता है। विकास के क्षेत्र आप देख सकेंगे, डोमेन्स, टाइप ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट इसमें शारीरिक क्षेत्र यानी फिजिकल डोमेन, शरीर, स्वास्थ्य और मोटर क्षमताओं का विकास। इसमें ऊंचाई, वजन, मांसपेशियों और अंगों का विकास शामिल है, यानी हाइट, वेट और मसल्स का डेवलपमेंट इसमें होता है। मोटर स्किल्स दो प्रकार की होती है। एक होता है ग्रोस मोटर स्किल्स यानी स्थूल मोटर गतिविधियाँ, जिसमें बड़ी मांसपेशियों द्वारा किए जाने वाले कार्य जैसे दौड़ना, कूदना, रस्सी कूदना। और यहीं आप देख सकते हैं फाइन मोटर स्किल्स यानी सूक्ष्म मोटर गतिविधियाँ। इसमें छोटी मांसपेशियाँ द्वारा किए जाने वाले कार्य जैसे पेंसिल पकड़ना, चित्र बनाना, कागज काटना। नेक्स्ट, संवेदनशील अवधि यानी सेंसिटिव पीरियड। यह वह समय है जब बच्चा किसी विशेष कौशल को सबसे अच्छे तरीके से सीख सकता है। अब हम देखेंगे संज्ञानात्मक क्षेत्र। अभी तक हमने क्या देखा था, तो शारीरिक क्षेत्र देखा था। अब हम देखने जा रहे हैं कॉग्निटिव डोमेन यानी संज्ञानात्मक क्षेत्र। इसमें क्या होता है कि सोचने, समझने, तर्क यानी रीजनिंग, समस्या हल करने, प्रॉब्लम सॉल्विंग और भाषा का विकास होता है। कह सकते हैं जो भी सोचने, समझने और तर्क करने की जो हमारे अंदर एबिलिटी होती है वह कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत आती है। ध्यान और स्मृति की वृद्धि, यह भी किसके अंतर्गत आता है, तो संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत। बुद्धिमत्ता और सृजनशीलता का विकास, भाषा कौशल और बौद्धिक क्षमताएं, सीखने और अनुभव से ज्ञान अर्जन। उदाहरण, बच्चा रंग और आकार पहचानता है, फिर गिनती करना सीखता है, आगे चलकर गणितीय समस्याएं हल करता है। नेक्स्ट, सामाजिक क्षेत्र। दूसरों के साथ संबंध और सामाजिक कौशल का विकास, परिवार, मित्र और समाज के साथ तालमेल या मेलजोल, साझा करना, शेयरिंग करना, सहयोग और बारी बारी से खेलना, समूह में काम करना और नेतृत्व क्षमता। नेक्स्ट, सामाजिक नियमों और परंपराओं का पालन। उदाहरण, बच्चा पहले परिवार से जुड़ता है, फिर परिवार बनाता है, आगे चलकर समाज में जिम्मेदार सदस्य बनता है। यानी कि पहले जो बच्चा होता है वो परिवार का हिस्सा होता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो वो मित्र बनाता है, फ्रेंड्स बनाता है, ओके। फिर आगे चलकर वह समाज से जुड़ जाता है, समाज का एक सदस्य बन जाता है। ये किससे रिलेटेड है, तो ये सब सामाजिक विकास के क्षेत्र से रिलेटेड है। वहीं देखेंगे भावनात्मक क्षेत्र। भावनाओं की पहचान, अभिव्यक्ति और नियंत्रण, ये सब किसके अंतर्गत आता है, तो भावनाओं के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। खुशी, दुख, डर, गुस्सा जैसी भावनाओं को समझना, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का विकास, सहानुभूति और संवेदनशीलता, तनाव और निराशा से निपटना। उदाहरण, बच्चा पहले रोकर अपनी ज़रूरत बताता है, ठीक है, ज़रूरत जताता है, फिर मुस्कान से खुशी व्यक्त करता है। किशोरावस्था में जटिल भावनाओं को संभालना सीखता है। नेक्स्ट, नैतिक क्षेत्र यानी मोरल डोमेन। सही, गलत, न्याय और मूल्यों का विकास, यह सब किसके अंतर्गत आता है, तो नैतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहीं आप देखेंगे सामाजिक नियमों और नैतिक मूल्यों को समझना, यह भी किसके अंतर्गत आता है, तो नैतिक क्षेत्र के अंतर्गत। ईमानदारी, जिम्मेदारी और परोपकार, न्यायपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता, धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों से प्रभावित आचरण। उदाहरण, बच्चा पहले इनाम और सज़ा के आधार पर सही गलत समझता है, धीरे धीरे अपनी अंतरात्मा से नैतिक निर्णय लेने लगता है। जब बच्चा छोटा होगा तो आप देखोगे कि
जब आप उसको कोई चीज़ दोगे तो वो समझता है कि हाँ, कोई काम करने के लिए कोई चीज़ दोगे यानी कि टॉफ़ी दे दिया तो उसे लगेगा हाँ ये काम अच्छा है, मुझे करना चाहिए तो मुझे टॉफ़ी मिलेगी। और वहीं जब बच्चा कोई गलती करता है तो हम लोग उसे पनिश करते हैं, जिससे बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि हाँ ये चीज़ गलत है, ठीक है। बट जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वह अपनी बुद्धि के बल पे काम करने लगता है, वो अपनी बुद्धि से सोच सकता है कि हाँ ये चीज़ सही है, यह चीज़ गलत है। तब उसे किसी तरह की पुनर्बलन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी जिससे वीडियो बोरिंग लगेगी। ओके, चलिए बाय बाय।